नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ पर आपका स्वागत है। ऐसे तो गांधी परिवार और निशिकांत दुबे एक दूसरे पर हमलावर रहते ही हैं, लेकिन इस बार निशिकांत दुबे ने झारखंड मामले में राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है। उन्होंने ये बोला कि वो जिन्ना के सही उत्तराधिकारी हैं और इसको लेकर के उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में जिन्ना ही रहे होंगे, इस बार वो राहुल गांधी के रूप में पैदा हुए हैं। और इसको झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है, लेकिन राहुल गांधी लगातार जिस तरह की बात करते हैं, चाहे वो संघ पर आक्रामक रहे हों या मुस्लिम लीग को वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन बताते रहे हों, इस सब के अलावा हिंदुओं पर जिस तरह से हमला बोलते रहे हों, सनातन पर जिस तरह से वो छुपे ढंग से अटैक करते हों, या कोई दूसरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जब सनातन पर हमला करता है तो उसमें राहुल गांधी की चुप्पी रहती है। इसको लेकर के लगातार राहुल न केवल आलोचना का शिकार रहते हैं बल्कि उन पर आक्रामक भी रहते हैं। लेकिन निशिकांत दुबे, चाहे वो नेहरू के शासनकाल में हुई गलतियां या सनातन के खिलाफ जो उनकी बातें रही हैं वो हो, या वहाँ से लेकर के इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी और बाद में कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सोनिया गांधी हेल्म में थी, सोनिया गांधी कंट्रोल में थी, ये सारी चीज़ें एक के बाद, और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो चाहे बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी हो और फिलिस्तीन के लिए लंबी बात, बड़ी बड़ी बात हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं और इसको लेकर के लगातार निशिकांत दुबे आक्रामक रहते हैं, विशेष रूप से राहुल गांधी पर। अब उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिन्ना का अवतार बता दिया और जिन्ना का सबसे बड़ा प्रशंसक या सबसे बड़ा बता दिया। अब इसमें कुल मिलाकर के यही है कि झारखंड में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन छात्रों का चल रहा है, उस पर न केवल राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है, उनकी पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, बल्कि अब तक कोई वहाँ नहीं गया। यहाँ पर तो पवन खेड़ा और रागिनी नायक, बाद में और बहुत सारे लोग पहुंच गए, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंच रहा है। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वहां पर कांग्रेस समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और कहने के लिए सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का उनकी पार्टी का दावा है, लेकिन छात्रों का मानना है और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए नहीं समझा पा रहे हैं कि इस मामले में जो छात्रों की डिमांड है उनको मांग लिया जाए, चाहे ईडी और सीबीआई से इंक्वायरी हो, चाहे जो 3 परीक्षाओं को कैंसिल करने की बात हो। अब पेपर लीक को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस मौके पे आम आदमी पार्टी भी अपना दांव खेलती हुई नजर आई और लगातार ये आरोप लगाती रही सरकार पर, विशेष रूप से जब जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था कि सरकार जो है वो असंवेदनशील है और वो जो है कुछ भी छात्रों के हित में नहीं करना चाहती है। लेकिन अब दांव उल्टा सा पड़ता हुआ लग रहा है। पंजाब का जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है, उसको लेकर के एक जजमेंट आ गया है। जजमेंट में ये बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा ने जो फार्मेसी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था, जो फरीदकोट में पेपर लीक हुआ था, उसको स्टे कर दिया है। अब स्टे करने से ये बात स्पष्ट हो गई कि वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई थी। अब इन सब गड़बड़ियों के बीच जो लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, विशेष रूप से सिसोदिया ने बोला था कि हम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेंगे अगर कोई गड़बड़ी पाई गई। लेकिन जब से सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हुआ है, सारे लोग दिल्ली से बैठ के मौखिक तौर पर तो लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, न तो कोई झारखंड गया है, न झारखंड के छात्रों के समर्थन में कोई बात किया है, जबकि वहाँ पर उनको बहुत ब्रूटलिटी के साथ पीटा गया है। यहाँ पर पुलिस वालों पर हमला किया गया था, 120 पुलिस वाले घायल हुए थे, लेकिन फिर भी पुलिस वालों के ह्यूमन राइट, पुलिस वालों के लीगल राइट,
पुलिस वालों के अधिकारों को इग्नोर करते हुए सिर्फ छात्रों की बात की गई थी, और छात्र जो बैग में ईंट भर करके ले आए थे, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। और वो जो जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और जिनका परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे तो जो सीजेपी के नेता हैं या पूरी की पूरी नेता मंडली है, उनमें से ज़्यादातर लोगों को, चाहे सौरभ दास हों चाहे अभिजीत दीप के हों, इनका कोई लेना देना नहीं है कोई परीक्षा से। और सब ज़्यादातर, अब अभिजीत दीप के 32 साल के हैं, जो बहुत सारे महत्वपूर्ण एग्जाम से उनकी एज पार कर चुके हैं, वो अमेरिका में कोई कोर्स कर रहे थे। तो ये है कुल मिलाकर के। लेकिन उसको छात्र विरोध बता दिया गया, और जो जेन्युइन छात्र प्रोटेस्ट है उसको कोई छात्र प्रोटेस्ट मानने के लिए नहीं तैयार है, समर्थन के लिए नहीं तैयार है। अब पंजाब में कोई नहीं बोल रहा है, कर्नाटक में कोई नहीं बोल रहा है, तेलंगाना में कोई नहीं बोल रहा है। तो ये सेलेक्टिविटी जो है ये एक्सपोज हो रही है, और धीरे धीरे ये ही मुश्किल बढ़ाएगी। और जो दिल्ली में हो रहा है, जो संसद में हो रहा है, वो भी उसी तरफ इशारा करता है। वो भी वही बता रहा है कि ये सेलेक्टिविटी जो है वो कांग्रेस और बाकी विपक्षियों को मुश्किल में डालेगी। जो तीसरा मसला है आज का, वो भी बहुत संवेदनशील सा मामला है, इसलिए कि अभी चूंकि मिडिल ईस्ट में बड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर के कभी ईरान दावा करता है कि वो उसके कंट्रोल में है, कभी अमेरिका दावा करता है कि वो उसके कंट्रोल में है। इसके कारण जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनको लेकर के बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी, बढ़ रहे थे, घट रहे थे, बहुत सारी चीज़ होती थी। लेकिन केंद्र सरकार का ये दावा है कि वो जो क्राइसिस वाली सिचुएशन थी उसमें दो काम उन्होंने किया। पहला ये कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोल प्रोडक्ट्स या की क्राइसिस नहीं होने दी देश में, बाकी देशों की तुलना में। दूसरा ये एग्जॉर्बिटेंटली प्राइसेस नहीं बढ़े कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, उस पर सरकार का नियंत्रण रहा और बहुत बेहतर ढंग से नियंत्रण रहा। लेकिन इसकी भी आलोचना होती रही है इन सब मामलों की। लेकिन अब एक जो इंटरेस्टिंग मामला निकल करके आया है वो ये, जहाँ पर पहले से ही जो विपक्ष के शासित ज़्यादातर प्रदेश जो हैं वहाँ पर बीजेपी शासित प्रदेशों की तुलना में पेट्रोलियम प्रोडक्ट 5 से 10 रुपये या 15 रुपये तक महंगे हैं। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 60 पैसा सेस लगा दिया है। अब वो 60 पैसा सेस क्या है, वो विधवा अनाथ सेस लगाया है कि इस सेस से इन लोगों को मदद की जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार या हिमाचल प्रदेश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और वहाँ क्राइसिस इस हद तक है कि उनके पास अपने जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं होता है फंड, और कई बार सैलरी जो है वो डिले होती है सरकारी कर्मचारियों की। ये बड़ा अद्भुत मामला है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि सरकारी कर्मचारियों की है लेकिन इसके सैलरी डिले हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये होता है और लगातार होता है। और इसी चक्कर में सरकार जो है वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से फंड को ठीक दुरुस्त रखा जाए, कि कम से कम ये जो बेसिक जो सरकारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। अब उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से चुनावी वादे किए गए वो तो पूरे हुए ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे वादे थे जिसको पूरा करने में शायद सरकार के बहुत सारे पैसे खर्च हुए, और रेवेन्यू जनरेट जिस तरह का होना चाहिए उस पर कोई सरकार की योजना नहीं थी। जब सरकार की कोई योजना नहीं थी तो यही सबसे बेहतर तरीका होता है कि सरकार पर घूम फिर करके बर्डन करो। लेकिन क्या इस मामले में जो यूथ जेन जी और जेन अल्फा जेन बाकी सारे लोग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, या जो बाकी विपक्ष के लोग हैं, इसलिए कि वहाँ पर कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है, वहाँ पर लेफ्ट भी सक्रिय है, तो क्या वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी सेलेक्टिविटी का एक और नमूना है। इसके अलावा जो एक रूटीन सा कांग्रेस की जो नैरेटिव है उसका हिस्सा होता है, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करो, और ये काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उसके अलावा प्रियंका गांधी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी
प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी, तो वो बोला करती थी। तो क्या ये जो बात कही है वो कहीं से भी ठीक है? अभी भूपेश बघेल जो हैं, पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए एक बात कही और उसके बाद जो जनता थी उनसे रिपीट करने के लिए कहा। वो नारा क्या था? 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, बाल नरेंद्र। अब ये अपने आप में बहुत जिसको बोलते हैं कि खराब बात है। चूँकि राहुल गांधी भी इसी तरह की बात करते रहे हैं कि वो कायर है, डरपोक है और भगोड़ा है और कंप्रोमाइज्ड है, इस तरह की बातें करते रहे हैं, तो छोटे नेता उनसे क्या सीखेंगे? या ये कह लीजिए कि छोटे नेताओं को ये बोला जा रहा है कि आप इसी तरह से हमलावर हो। लेकिन इस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला करने से कभी भी राहुल गांधी को या कांग्रेस को फ़ायदा नहीं हुआ, अलबत्ता इसका नुकसान हुआ है। और क्या लगातार ये सारी चीज़ें करके कांग्रेस या राहुल गांधी या उनके बाकी नेता भूपेश बघेल जैसे, पवन खेड़ा जैसे, सुप्रिया श्रीनेत, हालांकि सुप्रिया श्रीनेत तो आजकल कहीं नज़र नहीं आती हैं। अब उनके एक नेता को, मतलब उनके साथ के ही एक व्यक्ति को, पवन खेड़ा को राज्यसभा दे दिया गया। वो कहीं कंसिडरेशन में भी नहीं है, रेकनिंग में नहीं है। उसका कारण ये जो भी हो, या ये कहिए कि जो उन्होंने एक बार कह दिया था कि शायद मेरी तपस्या में अभी कोई कमी रह गई, उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने हमला किया था हेमंत बिश्व शर्मा को, उसका पुरस्कार मिला, इसलिए कि हेमंत बिश्व शर्मा राहुल गांधी पर बहुत तेज़ी से हमला करते हैं। हालांकि उसका चुनावी नुकसान हुआ, और सिर्फ जो हमला पवन खेड़ा ने किया था रणनीति भूंइया शर्मा पर, उसके बाद जो कांग्रेस की सीट आसाम में और कम हो गई, वो इसी का नतीजा था। तो अब आप हमला कीजिए फौरी तौर पर और आप शब्द का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका चुनावी फ़ायदा क्या आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप उससे बेफिक्र हैं, ये भी एक बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस सिर्फ प्रधानमंत्री पर हमला करने पर है, उसके रैशनाले, उसके फ़ायदे नुकसान पर नहीं सोच रही। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।